बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से एक्टिव दिखाई देने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली और यूपी के दौरे से करीब 4 दिन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश लौटे हैं और इसी कड़ी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मतगणना से पहले संगठन से जुड़े पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में चुनाव नतीजों के बाद के हालातों पर मंथन होगा। आपको ये भी बता दें कि सीएम धामी पिछले कई दिनों से दिल्ली और यूपी के दौरे पर थे, जहां वो दिल्ली पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा सीएम धामी यूक्रेन से घर वापसी करने वाले लोगों को लेकर भी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। तो 4 दिनों के बाद जब प्रदेश लौटे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो अब एक्टिव दिखाई देंगे। मतगणना से पहले संगठन से जुड़े पार्टी के नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात में चुनाव नतीजों को लेकर वो बातचीत करेंगे। कई दिनों बाद आज प्रदेश में सक्रियता सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिखाई देने वाली है। तो नतीजों की तारीख नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस नेताओं की धड़कनें भी बढ़ने लगी है। आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिसमें गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह भी शामिल हैं, जबकि हरीश रावत पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस में ये हलचल चुनाव नतीजों के बाद पार्टी के जीते विधायकों को सुरक्षित करने को लेकर मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा की नीयत पर शंका जाहिर की है। अगर किसी इलाके में चोरी होती है तो प्रथम दृष्टया उस इलाके के जो रजिस्टर्ड चोर होते हैं उन्हीं पर सक जाता है कि उसी ने किया। अविश्वास क्यों है? आखिर कांग्रेस ने टिकट किसको दिए? कांग्रेसियों को दिए या व्यापारियों को दिए? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, मगर उससे पहले ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस चुनाव जीतने वाले अपने विधायकों को किसी महफूज ठिकाने पर भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें वो राज्य शामिल हो सकते हैं जहां पर इस समय कांग्रेस की सरकार है। उत्तराखंड में चुनावी नतीजों के लिए जैसे ही समय कम हो रहा है, भाजपा और कांग्रेस की धड़कनें उतनी ही तेज बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि कांग्रेस अपने जिताऊ प्रत्याशियों को कांग्रेस शासित राज्यों में भेज सकती है। ऐसे में ये कितनी हकीकत ये चर्चाएं हैं, तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल सियासत का बाजार इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्तराखंड में गर्म हो चला है। एबीपी गंगा ने इस बारे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से भी सवाल किया। गोदियाल ने एबीपी गंगा के सवाल का घुमा फिरा कर जवाब दिया, मगर उनकी बात से साफ जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर कुछ तो चल रहा है। ये आशंकाएं हैं और आशंकाएं इसलिए विश्वास में बदलती हैं कि उस पार्टी का रिकॉर्ड ही वैसा रहा है। अगर किसी इलाके में चोरी होती है तो प्रथम दृष्टया उस इलाके के जो रजिस्टर्ड चोर होते हैं उन्हीं पर शक जाता है कि उसी ने किया होगा। तो यही हाल यहाँ भी है। अगर चोरी होने की संभावना है तो शक पहले से ही बीजेपी पर चला जा रहा है कि ये ऐसे कर सकते हैं। अभी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, मगर अभी से कांग्रेस नेताओं के मन में आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही। हाँ, उनके विधायक ठीक ठाक संख्या में आ रहे होंगे, लेकिन वो सत्ता के इर्द गिर्द नहीं पहुंच रहे। दूसरा, कांग्रेस को ही अपने विधायकों पर विश्वास है, विश्वास नहीं है। इतना अविश्वास क्यों है? आखिर कांग्रेस ने टिकट किसको दिए? कांग्रेसियों को दिए या व्यापारियों को दिए या अवसरवादियों को दिए? तो ये बड़ा दुखद पहलू है कि माननीय विधायकगण माननीय होते हैं, वो कोई भेड़ नहीं है। उत्तराखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति कोई नई बात नहीं है। एक तरफ जनता हर 5 साल में सरकार बदल देती है, उसी तरह से नेताओं का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो कब पाला बदल ले। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला कड़ा है। जाहिर है कि हर एक सीट पर जीत के खास मायने हैं। कांग्रेस के जिताऊ प्रत्याशियों को अज्ञातवास में भेजने की चर्चाओं में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त तय कर ही देगा। लेकिन बीजेपी सियासी अटकलों पर जरूर चुटकी लेती भी नजर आ रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं है। वहीं कांग्रेस ने अभी इन सियासी अटकलों को बिल्कुल निराधार बताया है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।
तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी और आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस किस तरीके से आगे के लिए अब रणनीति तैयार करने वाली है। हालांकि अब तक कुछ भी कांग्रेस साफ नहीं कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर चुटकी भी ली जा रही है। रवि कंतुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, सबसे पहले तो अपडेट कीजिएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी 4 दिनों के बाद अब जब पहुंचे हैं उत्तराखंड, तो क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, कैसे उनकी सक्रियता आज देखी जाएगी? बिल्कुल जी हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली और यूपी के दौरे के बाद आज 4 दिन बाद उत्तराखंड में हैं और आज उनकी सक्रियता रहेगी। आज दिन भर की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ आज बैठक भी करेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि मतगणना से पहले ये मंथन होना बेहद ज़रूरी है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस इस पूरे मंथन पर लगी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री अपने पदाधिकारियों के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 10 तारीख के लिए मतगणना के लिए क्या तैयारियां हैं पार्टी की ओर से, इस पर भी बातचीत होगी और उसके बाद जो समीकरण बनेंगे उसके बाद अगला क्या एक्शन प्लान होगा, इसको भी लेकर भी मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। खास बात यह है कि कल यहाँ पर भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी देहरादून पहुंचेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है मतगणना से पहले, उसकी आज एक्सरसाइज भी आज मुख्यमंत्री अपने पदाधिकारियों के साथ करेंगे। कल की जो बैठक है उसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि जितने भी प्रत्याशी हैं भाजपा के, उन तमाम प्रत्याशियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है और मतगणना से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण और अहम बैठक भाजपा की मानी जा रही है कि जो भी परिणाम आएंगे, जो भी नतीजे इस बार इलेक्शन के आएंगे, उन नतीजों के बाद किस तरीके की रणनीति भाजपा बनाएगी, इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक कल देहरादून में होनी है और इसी को लेकर आज भी इस बैठक से पहले की एक्सरसाइज आज मुख्यमंत्री तमाम पदाधिकारियों के साथ करेंगे। 4 दिन के बाद आज मुख्यमंत्री की सक्रियता उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। बिल्कुल रवि, देखिए एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी मतगणना से पहले के लिए रणनीति तैयार कर रही है कि क्या किस तरीके से अगर नतीजे उनके पक्ष में आते हैं तो क्या तैयारी होगी, रणनीति उनकी होगी। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो नतीजों के बाद के लिए तैयारी कर रही है। अपने तमाम नेताओं को, अगर जीते हैं तो वो विधायक बनेंगे, तो उन विधायकों को कहीं छुपाने की, बाड़ेबंदी करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। इसको लेकर और क्या विस्तृत जानकारी आपके पास? जी देखिए, अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में जो सियासी बाजार है, इन चर्चाओं के बीच आजकल गर्म दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अपने जिताऊ प्रत्याशियों को जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर भेज सकती है और उनको अज्ञातवास में भी हम कह सकते हैं, बाड़ेबंदी भी कह सकते हैं और ऐसे प्रत्याशियों को तोड़फोड़ की राजनीति से बचाना चाहती है। तो इस तरीके की चर्चाएं हैं, इनमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाले कुछ ही वक्त बाकी है, चुनाव परिणामों में ये तो तय हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की जब चर्चाएं भी चलती हैं तो भाजपा भी लगातार इस पर चुटकी लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले क्योंकि 2012 की स्थिति की बात करें तो उस वक्त जो है कांग्रेस 32 और भाजपा 31 सीटों पर सिमटी थी, यानी कि पूर्ण बहुमत यहाँ की जनता ने नहीं दिया था और अभी तक भी यहाँ पर सरकारें बदलती रही हैं और यहाँ पर तोड़फोड़ की राजनीति, निर्दलियों को अपनी ओर खींचना, अन्य पार्टियां हैं उनके जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको किस तरीके से पार्टी में शामिल करना है और सरकार बनानी है, इस पर कांग्रेस भी पीछे नहीं है और भाजपा भी पीछे नहीं है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का भी आरोप है कि कुछ भी सेंधमारी भाजपा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पर हो सकती है और यही वजह है कि कांग्रेस स्पष्ट तो नहीं करेगी। यानी कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी, उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने का दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनावों में बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार करके भाजपा की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया है। उत्तराखंड में 4 धाम रोड, टूरिज्म को बढ़ावा देने समेत भाजपा सरकार की ओर से कराए गए काम चुनाव में मुद्दा रहे और इसी मुद्दे पर जनता ने हमें चुना है, ये उनको भरोसा है। नतीजों से पहले उन्होंने बड़ा दावा किया है। 1000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम की सड़क, ऑल वेदर रोड और टूरिज्म को डेवलप करना, प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष करके उत्तराखंड के प्रति अगला 10 साल उत्तराखंड का है, इसका अपील और लोगों का उसमें उसका रिस्पॉन्स, और उसी तरीके से सौंदर्यीकरण का विषय, बाकी सारे विषय, और एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हुआ है उसका भी यूथ का अच्छा रिस्पॉन्स है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी आशंका जताई है कि पोस्टल बैलेट में कई तरह की गड़बड़ियां की जा रही हैं। प्रीतम सिंह का आरोप है कि सरकार की नीयत सही नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि अब मतगणना के दिन जिन टेबल पर सर्विस और पोस्टल बैलेट से पड़े वोटों की काउंटिंग की जाएगी, उन पर वो नजर रखेंगे। स्वाभाविक बात है भाई, अगर सरकार की
नीयत सही ना हो और जो चीज़ें उभर कर के सामने आ रही है, आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति आर्मी में जो है पोस्टल बैलेट पे जो है क्या नाम वोटिंग कर रहा था, तो गंभीर विषय नहीं है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि हमारे साथी जो है वहाँ देख रहे हैं तमाम चीज़ों को, प्रयास कर रहे हैं इस बात का कि भाई सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हैं, तो हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कार्य कर रहे हैं। हर तरह से जांचने परखने की जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे जो मतगणना स्थल में जाने वाले लोग हैं, जो पोस्टल बैलेट की टेबल पर बैठेंगे, उनको विशेष रूप से यहाँ से ये हिदायत जारी करेंगे कि उन पोस्टल बैलेटों को कैसे जांचा जाए, जो कि तमाम आपने देखा होगा कि कितनी शंकाएं बाज़ार में तैर रही हैं, कोई वीडियो बाज़ार में तैर रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी प्रमाण है कि जो लोग रिटायर होकर घर आए हुए हैं वो उनके भी वोट पोस्टल वोट वहाँ जा रखे हैं। वहीं 10 मार्च को होने वाली काउंटिंग को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश के सभी 13 जिलों में 70 विधानसभा सीटों की एक ही दिन में काउंटिंग होने वाली है। हर विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। देहरादून समेत सभी जिलों में मतगणना स्थल को सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद किया गया। हर काउंटिंग सेंटर को बैरिकेडिंग से सुरक्षा के घेरे में रखा जा रहा है। साथ ही मीडिया सेंटर भी तैयार किए गए हैं। काउंटिंग के लिए हर सेंटर पर ज्यादा टेबल लगाए गए हैं ताकि ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती को तेजी के साथ पूरा किया जा सके। कास्ट जो हो चुका है, कैसे गणना करेंगे, तो गणना के लिए इनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। और चूँकि जानते हैं 3 तरह का है, एक तो पोस्टल बैलेट पेपर है, एक ETPBS है और एक जो है EVM से काउंट करना है। तो जैसा अभी देखा मैंने EVM का मैं बता रहा था, तो EVM में बेसिकली कैसे मशीन को ऑन करना है, कैसे उनको एड्रेस टाइप को चेक करना है, चेक करने के बाद कैसे उसको पेपर सील को जो ग्रीन पेपर सील कैसे उसको कट करना। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर बता दें, मतगणना कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। 288 कर्मचारियों को मतगणना का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। GIC पिथौरागढ़ में इनकी ट्रेनिंग होगी। मतगणना से पहले मतगणना कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 288 कर्मचारियों की संख्या बताई जा रही है जिन्हें मतगणना के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर पौड़ी से है, जहां मतगणना कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो रही है। जिले की 6 विधानसभा सीट पर 10 मार्च को काउंटिंग होने वाली है। करीब 450 कर्मचारियों को मतगणना की ट्रेनिंग दी जा रही है। पोस्टल बैलेट और EVM काउंटिंग के टिप्स उन्हें दिए जा रहे हैं, कैसे वो जल्दी काउंटिंग करें, कोई गलती ना हो, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ये सुनिश्चित करना कर्मचारियों की जिम्मेदारी होगी। ऐसे में इन्हें ट्रेन किया जा रहा है। कुछ टिप्स भी इन्हें दिए जा रहे हैं पोस्टल बैलेट और EVM काउंटिंग को लेकर। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर से बड़ी जानकारी है। चकेरी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। कोस्ट गार्ड के विमान का बाई तरफ का इंजन फेल हो गया, ये खबर सामने आ रही है। देखिए, लैंडिंग के वक्त विमान का इंजन फेल हुआ है। एक बड़ा हादसा हो सकता था। रनवे से भटका विमान टक्कर के बाद रुका। हालांकि एक बड़ा हादसा टला है। रनवे से भटक गया था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बड़ा हादसा टला है। चकेरी एयरपोर्ट का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यही वो विमान है जिसका बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया, टकराकर ये विमान रुक गया। चकेरी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है और लैंडिंग के वक्त बाईं तरफ का इंजन फेल हो गया, ये खबर है। ये देखिए, रनवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ABP गंगा पर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त दिक्कत हुई, बाईं तरफ के इंजन फेल होने की खबर है। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया। और ये देखिए, लैंडिंग के वक्त की ये तस्वीरें और कैसे टकराया ये विमान, आपने देखा। देखिए किस तरीके से विमान टकराया। बताया जा रहा है कि बाईं तरफ का इंजन इसका फेल हुआ था, इस वजह से ये दिक्कत हुई लैंडिंग के वक्त। हालांकि एक बड़ा हादसा टल गया है।
और आपको एक और खबर दे दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यूक्रेन से अब तक उत्तराखंड के 160 स्टूडेंट्स की वापसी कराई जा चुकी है और उत्तराखंड के जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें भी जल्द भारत लाया जाएगा, इसका उन्होंने भरोसा दिया है। इसके लिए वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारतीयों की मदद के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्रियों के संपर्क में भी हैं। तो यूक्रेन से अब तक 160 छात्र जो कि सकुशल वापस आ चुके हैं, लेकिन भरोसा दिया गया है कि जितने भी वहां पर छात्र छात्राएं हैं उन्हें वापस लाने की कवायद जारी है। ऑपरेशन गंगा भी चलाया जा रहा है और जो जिन केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उनके संपर्क में सरकार है। उत्तराखंड के अभी तक 160 छात्र वापस आ गए हैं और कुछ अभी आने वाले हैं। 287 लोगों के नाम हमारे पास हैं जिनको वापस आना है। जल्दी से जल्दी सभी के प्रयास के लिए, सभी के सकुशल वापसी के लिए हमारे यहाँ का जो रेजिडेंस कमिश्नर है, हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। लगातार हमारी कोशिश है कि सभी सकुशल घर पहुँचें जल्दी से जल्दी। वहीं यूक्रेन के खार्किव में एमबीबीएस थर्ड ईयर की छात्रा आयुषी अपने घर नैनीताल वापस लौटी हैं। नैनीताल के बिरला स्कूल में केमिस्ट्री की शिक्षिका मंजू जोशी और पूर्वांचल बैंक में तैनात विवेक जोशी की बेटी आयुषी मुश्किल हालातों का सामना करके पोलैंड में भारतीय दूतावास की मदद से ऑपरेशन गंगा के तहत भारत पहुंची हैं। आयुषी ने आप बीती सुनाई जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आयुषी ने बताया कि यूक्रेन में और खार्किव में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं टिहरी गढ़वाल के बौराड़ी के रहने वाले मनीष राणा की यूक्रेन से घर वापसी हो चुकी है। मनीष खार्किव में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए हुए थे। मनीष युद्ध के समय कई दिन तक खार्किव में फंसे रहे। अब ऑपरेशन गंगा के तहत मनीष की घर वापसी हो चुकी है। मनीष सुरक्षित घर पहुंचा तो घर वालों ने राहत की सांस ली है।